हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। वेलकम। आज हम पढ़ेंगे 3 अंक वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्न यूनिट वाइज। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 से अध्याय 15 तक 3 अंक वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अध्याय 11 का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 3 अंक वाले प्रश्न अध्याय 10 तक, अध्याय 3 से 10 तक। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और सोचेंगे प्रश्न कैसे बनेगा, कितना इजी है कितना कठिन है, उस प्रश्न को हमको उत्तर भी ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूरी आने की संभावना है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 3, निरोधी विभव से आप क्या समझते हैं? फोटो सेल में निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ा दी जाए? निरोधी विभव से आप क्या समझते हैं? फोटो सेल में निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ा दी जाए? अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, डी ब्रागली के द्रव्य तरंगों का सिद्धांत लिखिए एवं फोटॉन के द्रव्यमान के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। फोटॉन के द्रव्यमान के लिए व्यंजक निकालना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। डी ब्रागली के द्रव्य तरंगों का सिद्धांत लिखिए एवं फोटॉन के द्रव्यमान के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इसके नियम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6, फोटॉन क्या है? इसके कोई 4 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखकर बताइए कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्यों? समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखकर बताइए कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्यों? समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8, दिखाइए कि V विभवांतर से त्वरित करने पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य का मान लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम द्वारा दिया जाता है। ये तो हो गए हमारे अध्याय 11 के प्रश्न 3 अंक वाले। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 12 के 3 अंक वाले प्रश्न। चलिए देखते हैं अध्याय 12 का नाम है परमाणु। 3 अंक वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वही प्रश्न चुना गया है जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिनकी बहुत संभावना है। प्रश्न क्रमांक 1, अध्याय 12 से प्रश्न क्रमांक 1, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 3 अभिग्रहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, बोर मॉडल की मूल परिकल्पनाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 है बोर मॉडल की मूल परिकल्पनाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, बोर के सिद्धांत की कमियां का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी में पहला तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा, सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य व छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होता है? तीसरा, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आता है? आगे पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5,
ऊर्जा स्तर आरेख क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। प्रश्न क्रमांक 6, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में पहला तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य व छोटा तरंगदैर्घ्य किस परास का होता है? चलिए एक प्रश्न और है 12वें अध्याय का, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अध्याय 12 से 7 प्रश्न लिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु की पास्टन श्रेणी में पहला तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा, सबसे बड़ा व सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किस परास का होता है? तीसरा, यह श्रेणी किस स्पेक्ट्रम क्षेत्र में पड़ती है? तो इस प्रकार से अभी हम 3 अंक के प्रश्न पढ़े अध्याय 11 और अध्याय 12 से। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 13 से। चलिए अब हम पढ़ेंगे अध्याय 13। अध्याय का नाम है नाभिक, 3 अंक वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, द्रव्यमान क्षति क्या है? नाभिक का द्रव्यमान सदा उनके घटक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इनको हमें समझाना है। द्रव्यमान क्षति क्या है? नाभिक का द्रव्यमान सदा उनके घटक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 2, नाभिकीय विखंडन क्या है? एक अभिक्रिया दीजिए। नाभिकीय विखंडन हेतु 235 यूरेनियम और 238 यूरेनियम में से कौन सा उपयुक्त है? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल के 2 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए जो कूलाम बल से भिन्नता दर्शाते हों। प्रश्न क्रमांक 5, द्रव्यमान संख्या A के साथ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। कई बार ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। उस क्षेत्र को अंकित कीजिए जहां पर नाभिकीय विखंडन होता है। द्रव्यमान परास भी लिखिए। तो ये 5वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार परीक्षा में आ चुका है। चलिए अब अध्याय 13 से आखिरी प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार रेडियो एक्टिविता अध्याय 13 से हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविता से कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। यदि परीक्षा में आता है तो इस पर आपत्ति होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप व उच्च दाब पर ही संभव है? तो इस प्रकार से अध्याय 13। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 14 के 3 अंक वाले परीक्षोपयोगी प्रश्न। अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, 3 अंक वाले परीक्षोपयोगी प्रश्न। अध्याय 14 से 2 प्रश्न आएंगे 3 अंक वाले, इस पर खास ध्यान देना है। 3 अंक वाले परीक्षोपयोगी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? पारंपरिक कम शक्ति वाले तापदीप्त लिम्फों की तुलना में एलईडी के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिशन डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? पारंपरिक कम शक्ति वाले तापदीप्त लिम्फों की तुलना में एलईडी के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में निम्नलिखित शीर्षक के आधार पर वर्णन कीजिए। पहला परिपथ का चित्र, दूसरा कार्यविधि, तीसरा निवेशी व निर्गत विभव का ग्राफ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, फोटोडायोड के बायसिंग को प्रदर्शित करते हुए विद्युत परिपथ खींचिए तथा कार्यविधि समझाइए। इसका IV अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। यह है फोटोडायोड से संबंधित प्रश्न। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 अध्याय 14 से एलईडी के बायसिंग। एलईडी का मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बायसिंग को प्रदर्शित करते हुए विद्युत परिपथ का रेखा चित्र खींचिए तथा
उस कारक को लिखे जो एलईडी के तरंगदैर्ध्य व तीव्रता को नियंत्रित करता है। प्रश्न क्रमांक 5, सौर सेल का VI अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। बताइए कि सौर सेल निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक बेन अंतराल व प्रकाश अवशोषण क्षमता की कोटि कितनी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और प्रश्न है हमारे पास 3 अंक के ढेर सारे प्रश्न है अध्याय 14 से। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न पीएन संधि डायोड क्या है। अग्राभिनति फॉरवर्ड बायस में विद्युत परिपथ खींचकर इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न 7, जेनर डायोड क्या है। इसका वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग का विद्युत परिपथ खींचकर इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। अब हम गेट से संबंधित प्रश्न देखेंगे इधर। प्रश्न 8, निम्न लॉजिक गेट का नाम लिखिए एवं बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। गेट का नाम लिखना है, गेट का बूलियन व्यंजक देना है और सत्यता सारणी बनाइए। ये देखिए गेट, कौन सा गेट है, ये दो निवेशी सिग्नल, एक निर्गत, यहाँ पर एक डार्ट टाइप का है गोल बिंदी। तो ये जो है नैंड गेट, ये ऐसा लग रहा है कि ये नैंड गेट है, NAND। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न लॉजिक गेट का नाम लिखिए एवं बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। 3 चीज देना है, गेट का नाम, बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी। ये देखिए ये आर गेट टाइप लग रहा है लेकिन यहाँ पर डॉट है इसलिए ये नार गेट हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर डॉट देखेंगे, नार गेट। प्रश्न क्रमांक 10, आर गेट का लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी बनाइए। आर गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह हमको बनाना है। थोड़ा प्रश्न हट के दे दिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बच गए। प्रश्न क्रमांक 11, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी बनाइए। इसके पहले हम पढ़े थे आर गेट, फिर अब आ गया एंड गेट, अब आएगा नॉट गेट। प्रश्न क्रमांक 12, नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी भी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 13, एन प्रकार के अर्धचालक व पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, पीएन संधि डायोड क्या है। फर्स्ट बायस में, रिवर्स बायस में विद्युत परिपथ खींचकर इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 15, CB कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार विधा में NPN ट्रांजिस्टर के लिए परिपथ आरेख खींचकर इसकी कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। CB उभयनिष्ठ कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार विधा में NPN ट्रांजिस्टर के लिए परिपथ आरेख खींचकर इसकी कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, CE कॉमन एमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में NPN ट्रांजिस्टर के लिए परिपथ आरेख खींचकर इसकी कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। चलिए अब हम अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं। अध्याय 15, संचार व्यवस्था, बहुत छोटा पाठ, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन, पढ़ने में मजा आता है। और अब हम पढ़ेंगे 3 अंक वाले परीक्षोपयोगी प्रश्न इस अध्याय से। प्रश्न क्रमांक 1, वाहक तरंगे क्या है। ये वाहक तरंगे, जिनको हम रेडियो तरंगे भी कहते हैं, प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति के वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्यों। प्रश्न क्रमांक 2, संचार व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके मुख्य अवयवों को समझाइए। ब्लॉक आरेख बनाइए। ब्लॉक आरेख भी बनाना है इसका। प्रश्न क्रमांक 3, मॉड्यूलन सूचकांक क्या है, व्यवहार में इसका मान कितना रखा जाता है और क्यों। प्रश्न क्रमांक 4, आयाम मॉड्यूलन क्या है, इसके 2 लाभ एवं 2 दोष लिखिए। आयाम मॉड्यूलन।
प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5, संचार उपग्रह क्या है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, भूतरंग संचरण क्या है? इसके 2 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, मॉड्यूलन क्या है? संदेश सिग्नल भेजने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, ये जो प्रश्न क्रमांक 8 है सबसे ज्यादा पेपर में आया है। आकाश तरंग संचरण किसे कहते हैं? इस संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, व्योम तरंग किसे कहते हैं? इस संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10, आखिरी प्रश्न अध्याय का, आयाम मॉड्यूलन एवं आवृत्ति मॉड्यूलन में अंतर लिखिए। तो सभी प्रश्नों को रिपीट करके 2 बार पढ़ लेंगे और उनका उत्तर ढूंढेंगे। इन्हीं में से पेपर में प्रश्न आएगा। ये सारे पेपर जो है 3-4 साल का जो पेपर है बोर्ड परीक्षा, उनसे और अनुभव के आधार पर निकाला गया है। तो इसे अच्छे से ध्यान देंगे, लापरवाही नहीं करेंगे।